नमस्कार मित्रों आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक हम इसमें जानकारी लेंगे और संविधान से संबंधित जो मुख्य टॉपिक है उनके बारे में भी इसमें जानकारी हम लेंगे। तो मित्रों देखते हैं हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम हम संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनसे संबंधित जानकारी हम आपके सामने शेयर करते हैं। यह वीडियो आपको 20 या 15 मिनट लगेंगे आपको, और इस 15 मिनट में आपको कंप्लीट 395 जो 1 से लेकर 395 तक जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी मित्रों के पास ये जानकारी पहुंचे और वो भी अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ और दूसरे भाई बहनों को पहुंचाएं। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ न देर करते हुए। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में हम सर्वप्रथम जब बात करते हैं तो संविधान में हम बात करते हैं भागों की। तो संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये जो हमारा मूल संविधान है, जो मूल संविधान का ढांचा है उसमें कम्प्लीटली ये है। हालांकि अगर वर्तमान में हम बात करें तो 22 की जगह भाग 25 हो चुके हैं। हालांकि जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो भाग होते हैं उनमें ही अमेंडमेंट होते हैं। और 395 की जगह 468 के समथिंग जो अनुच्छेद है, अनुच्छेदों को मतलब 395 में ही जो 395 अनुच्छेद है उनमें ही इनको इंक्लूड किया गया है, पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं। हालांकि 468 संख्या हो चुकी है बट 395 ही रहेगी। अगर कोई पूछ ले कि अनुच्छेद कितने हैं हमारे संविधान में, तो 395 ही होंगे। इसी के साथ 12 अनुसूचियाँ हैं। अब बात करते हैं हम सर्वप्रथम भाग 1 में 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जिसमें अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 में हम भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत एक राज्यों का संघ होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 2 में बात करें तो नए राज्यों का जो प्रवेश है उसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 3 जो दिखाई दे रहा है आपको सामने, राज्यों के क्षेत्रों की जो सीमाएँ हैं उनके नामों में जो परिवर्तन किया जाता है उसका वर्णन, यानी कि कोई राज्य या किसी भी दूसरे क्षेत्र की हम अगर ग्रहण करेंगे तो उसका भी इसमें वर्णन दिया गया। किसमें? अनुच्छेद नंबर 3 में। इसके बाद में भाग नंबर 2 में हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक, जिसमें हम जो बात करते हैं वो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की बात करते हैं। और नागरिकता को हम देख सकते हैं कि नाग पंचमी यानी कि 5 से 11 तक जो इस जानकारी दी गई है वह नागरिकता संबंधी जानकारी दी गई है। तो जो अनुच्छेद 5 है उसमें नागरिकता किन किन को रहेगी उसके बारे में है। 6-7 में जो पाकिस्तान से भारत को आए हुए हैं और जो भारत से पाकिस्तान को गए हुए हैं उनके बारे में 6-7 में। इसके बाद 8 में कि किसके पास नागरिकता रहेगी, यानी कि वह भारत में जन्मा हो या कैसे रहा हो। इस प्रकार से 9 और 10 और 11 यानी कि 11 तक इसमें जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक उसमें नागरिकता का वर्णन दिया गया है। अगली बात देखते हैं भाग नंबर 3 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके बाद भाग 4A 51A में देखते हैं तो मौलिक कर्तव्य हैं, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और ये इधर देखते हैं भाग 3 जो 12 से 35 मौलिक अधिकार हमने बताए हैं। तो मौलिक अधिकारों में आपको दिखाई दे रहे हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति और शिक्षा संबंधी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए, किसको शामिल किया गया? ये किए गए हैं मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को। जबकि हमने जो फंडामेंटल राइट देखे हैं वो मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो मित्रों आपको इस छोटे से स्लाइड के माध्यम से आपको ये जानकारी पहुंची है कि अनुच्छेद 1 से हमने 51 तक की जो जानकारी ली है वो आपको बखूबी मिल गई होगी। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ में उसका राज्य क्षेत्र है, और भाग 2 में नागरिकता के संबंधी बातें हैं। इसके बाद भाग 3 और भाग 4 देखा। अब अगला जो पार्ट है वो देखते हैं भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो भाग 5 है वो दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति को।
अब हम एक दूसरे से कंपैरेटिव यानी तुलना करते हुए देखेंगे भाग 6 और 5, क्योंकि भाग 6 में राज्यपाल है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो वर्णन है वो राज्य सरकार का वर्णन है। अनुच्छेद भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है वो केंद्र सरकार का वर्णन है। तो मित्रों हमने इसमें देखा कि इधर हमने राष्ट्रपति को रखा, प्रेसिडेंट को रखा और इधर राज्यपाल को रखा। अब मित्रों हम इसमें क्या करेंगे कि 100+1 यानी कि +1 करेंगे 100 के साथ में। तो अनुच्छेद जो 52 की बात करते हैं हम, जब राष्ट्रपति पद जो दिया गया अनुच्छेद 52 में, उसी प्रकार अगर हम राज्य सरकार के मामले में देखते हैं या राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 153, तो उसमें राज्यपाल का पद है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, उसी प्रकार अगर 52 में 1 प्लस करें तो अनुच्छेद 53 आता है वैसे, लेकिन 100+1 करेंगे तो 153 तो राज्यपाल का पद दिया गया है। इसी प्रकार हम बात करें अनुच्छेद 53 की, यानी कि शक्ति और कार्य, यानी कि जो राष्ट्रपति के कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका के द्वारा जो शक्ति दी गई है, उसका वर्णन अनुच्छेद 53 यानी कि 53 में दिया गया है। उसमें 1 प्लस करें तो 54 आता है, तो अनुच्छेद 154 में दी गई है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 154 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 54 की बात करें तो निर्वाचन दिया गया है, जो हम केंद्र सरकार में बात करते हैं, भाग 5 की बात करते हैं, 52 अनुच्छेद से लेकर 151 तक की बात करते हैं, तो उसमें हम राष्ट्रपति को देखते हैं तो अनुच्छेद 54 आता है। 54 में निर्वाचन दिया गया है, किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो उसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। और इसी प्रकार अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 में देखते हैं, तो अनुच्छेद 155 यानी 1 + 54 में करेंगे तो 155 आएगा, यानी कि 54 में 1 प्लस करने पर 55 आता है। तो उसी प्रकार 155 में हमारे दिया गया है निर्वाचन किसका? राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो उसके बारे में वर्णन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में हम राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में दी गई है। आर्टिकल 61 में बताया गया कि जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह एक ही मुद्दा है, वो है संविधान का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के प्रति द्रोह करता है, कुछ ही प्रकार संविधान की किसी भी स्थिति में उल्लंघन या उसके तरीके से जो कानून है, नियम है, उसके आधार पर अपना शासन प्रशासन नहीं चलाता है, तो इस आधार पर यानी संविधान के उल्लंघन करने पर उनके प्रति महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से हमको लेना पड़ता है, यानी कि उसमें जो पास करवाना पड़ता है, तब जाके हमारे जो राष्ट्रपति है उनको हटाया जा सकता है उनके पद से। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 72 क्षमादान की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 123 में जो अध्यादेश जारी किया जाता है, जब किसी प्रकार की संस्था नहीं बैठी होती, यानी कि सरकार किसी प्रकार की नहीं होती है, तो क्या करता है राष्ट्रपति अपने विवेक से अध्यादेश जारी करता है। जिस प्रकार कोई विधेयक बनता है उसी प्रकार अध्यादेश जारी किया जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 143 यानी कि 143 में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। तो और क्षमादान यानी कि मृत्यु से भी क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के लिए। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं। अनुच्छेद 63 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद दिया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 64 में जब हम देखते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसका कार्य होता है। तो मित्रों हमने देख लिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल को तुलनात्मक रूप में। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में आप जानकारी हम लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इधर सेंट्रल को एक तरफ लेके और इधर हम देख रहे हैं स्टेट को साथ में लेके। स्टेट की कैसी व्यवस्था होती है और सेंट्रल की कैसी व्यवस्था होती है उसको देख रहे हैं। इसमें हमने जो देखा है वो प्रेसिडेंट और इधर हमने गवर्नर देखा है। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो डियर मित्रों, अब देखते हैं अनुच्छेद 74। तो इसमें हम अगर -11 करें यानी कि 100 को छोड़ के, यानी कि 100 तो प्लस करना ही है, उसके बाद हमको -11 करना है, यानी कि अनुच्छेद जो 74 है जिसमें मंत्रिमंडल दिया गया है, सेंट्रल का केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 74 में। इसके साथ ही अगर -11 किया जाए तो आर्टिकल 163 यानी कि मंत्रिमंडल होता है। अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है? मंत्रिमंडल दिया गया है। अनुच्छेद अगर बात करें 75 की, तो इसमें जो दिया गया है प्रधानमंत्री का
पद दिया गया है, प्रधानमंत्री की कैसे नियुक्ति होगी उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अगर देखें हम अनुच्छेद 164 में, तो इसमें चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की किस प्रकार नियुक्ति होगी उसके बारे में वर्णन है। डियर मित्रों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसी के साथ दे देता हूं। क्या जानकारी है कि डियर स्टूडेंट्स, जो प्रधानमंत्री होता है उसका कभी चुनाव नहीं होता है, वह हमेशा नियुक्त होता है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री जो होता है उसका भी कभी चुनाव नहीं होता है, वह भी क्या होता है, नियुक्त होता है, जिसको राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 में जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी का जो पद होता है वो आर्टिकल 76 में होता है। यानी आर्टिकल जो 76 है उसके माध्यम से हम महान्यायवादी का चुनाव करते हैं, और महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 165 को अगर स्टेट में देखें हम उसी प्रकार, तो उसमें आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो कि राज्य में होता है, महान्यायवादी जो कि सेंट्रल में होता है, केंद्र में होता है। उसी प्रकार हमने आर्टिकल 74, 75, 76 और उसी के तुलनात्मक रूप में, कंपैरेटिव रूप में हमने आर्टिकल 163, 164, 165 को देख लिया है। इसमें यानी 174 में से माइनस करके 11 हमने 63 देखा, इस प्रकार हमने इसको देख लिया है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 के बाद 18 के बाद 81। तो आर्टिकल जो 79 है उसमें हमारी जो संसद है वो दी गई है। क्या दी गई है? संसद दी गई है। और आर्टिकल 80 है उसमें राज्यसभा है, स्टेट ऑफ काउंसिल। और अनुच्छेद आर्टिकल 81 में लोकसभा दी गई है, हाउस ऑफ पीपल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम माइनस करते हैं 11, तो अनुच्छेद 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 170 विधानसभा और अनुच्छेद 175 विधान परिषद का। 75 नहीं है, ये गलती से आ गया है, तो इसकी जगह अनुच्छेद क्या आएगा? अनुच्छेद 100 जो विधान परिषद है उसका वर्णन अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 169 में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम देखते हैं अनुच्छेद जो आर्टिकल 100 है उसमें निर्णायक मत का जो वर्णन दिया गया है, वो कौन दे सकता है निर्णायक मत? वो दे सकता है निर्णायक मत कौन? महान्यायवादी। अनुच्छेद जो आर्टिकल 108 है वह संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करता है। किसकी अधिवेशन की व्यवस्था करता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसके साथ में ही अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में धन अधिवेशन यानी धन विधेयक के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 112 में जो दिया गया है वह बजट की प्रक्रिया दी गई है। और आर्टिकल 116 में लेखा अनुदान अनुदान इसका वर्णन आर्टिकल 116 में दिया गया है। इसी के साथ हम अगर देखें तो आर्टिकल 117 दिया गया, उसमें वित्त विधेयक का वर्णन है। किसका विधेयक का वर्णन है? वित्त विधेयक का वर्णन है। इसके बाद हम देखते हैं आगे की प्रक्रिया, जो कि हम देखते हैं अब जुडिशरी को समझेंगे, अब न्यायपालिका को हम समझेंगे। तो न्यायपालिका में हम जब एक तरफ सेंट्रल को रखेंगे और एक तरफ हम स्टेट को रखेंगे। सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार का यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, उसको समझेंगे। और उसके साथ ही हम समझेंगे हाई कोर्ट को, जो कि उसके कंपैरेटिव में हम इसका अध्ययन करेंगे और इसकी जानकारी लेंगे। तो देखिए डियर मित्रों, डियर स्टूडेंट्स हो कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 124 होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन दिया गया है। किसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का गठन? तो आर्टिकल 124 यानी कि 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार अगर हम स्टेट में देखते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार सभी स्टेटों में है, अधिकतर स्टेटों में है, हालांकि कई स्टेटों में ऐसे है कि 2 स्टेटों का एक स्टेट में क्या बना दिया गया? हाई कोर्ट बना दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद जो आर्टिकल 214 है, यानी कि 214 जो अनुच्छेद है उसमें दिया गया है राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। ठीक है, इसका गठन किया जाएगा आर्टिकल 214 के तहत। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 131 यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं। तो इसी प्रकार हम अगर देखें इधर, तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 216 है, स्टेट में अगर हम जाएं तो हाई कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया है राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट होगा। लेकिन हाई कोर्ट का यानी कि एक से अधिक राज्यों में, यानी कि 1-2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, इसके बारे में इसमें क्या दिया गया है? वर्णन दिया गया है। इसी के साथ अगर हम आगे देखिए तो हुई किसकी बात? जुडिशरी की बात, न्यायपालिका की बात, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को देखा आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट को देखा हमने आर्टिकल 214 में। इसके बाद अगर हम देखें
तो आर्टिकल 148 में कैग की नियुक्ति की गई है। कंट्रोल अटॉर्नी जनरल जो कैग है उसकी नियुक्ति की गई है आर्टिकल 148 में। ठीक है मित्रों, तो इसके साथ हमने जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रक्रिया उसको भी हमने जान लिया है। हम क्योंकि फटाफट से देख रहे हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है मित्रों, तो हम फटाफट से कर रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं हो, आप वीडियो को पॉज करके या रोक कर बाद में भी देख सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि केंद्र जो राज्य है उसके संबंधों के बारे में जो आर्टिकल हमारे संविधान में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं उनके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। तो आर्टिकल 249 में हम जब देखते हैं तो उसमें राज्य सूची का जो विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति है वह किसको दी गई है, वह शक्ति दी गई है किसको, राज्यसभा को, यानी कि दी गई है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो इसी प्रकार संसद भी बना सकती है, संसद सर्वोच्च है। और आर्टिकल 215 की बात करें 50 की, तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति भी किसकी है, केंद्र की शक्ति है। किसकी शक्ति है, केंद्र की शक्ति है। और आर्टिकल 262 यानी कि 262 में नदी जल विवाद जब हो जाता है तो उसमें भी सेंट्रल अपना व्यू रखता है और सेंट्रल ही क्या है उसका निर्णय करता है, उस पर जो अमेंडमेंट, जो संशोधन, जो भी प्रक्रिया की जाती है वो सेंट्रल के माध्यम से की जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये भी एक तरह से केंद्र राज्य के संबंधी है। और आर्टिकल 263 में अगर हम देखें 263 में, तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका वर्णन दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाएगा वो भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो इसका जो मुख्य जो प्रधान होगा, अध्यक्ष होगा, वो होगा हमारा कौन, प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 280 जिसमें फाइनेंशियल जो कमीशन है यानी कि वित्त आयोग का वर्णन दिया गया है, आर्टिकल 280। और 279 है 2079 है, उसमें जीएसटी के बारे में दिया गया है। ठीक है डियर मित्रों, तो इसके बाद में अब जो आगे हम देखेंगे वो आर्टिकल 312 देखेंगे, 312। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें क्या दिया गया है, वर्णन दिया गया है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये तीनों जो हैं सर्विसेज वो अखिल भारतीय सेवा यानी यूपीएससी करवाती है। तो इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 312 में दिया गया है। आर्टिकल 315 में इनको जो भर्ती किया जाता है उसको किसके माध्यम से किया जाएगा, यानी संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी होगा। और राज्यों में क्या, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है और यूपी में यूपीएसएससी है, तो इस प्रकार इनका वर्णन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने केंद्र राज्य संबंधों को देख लिया है। अब हम देखते हैं आगे चलते हुए निर्वाचन आयोग यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका जो वर्णन है, उसकी जो उसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, यानी कि हमारे देश का एक निर्वाचन आयोग होगा, उसके बारे में जानकारी किस आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल 324 यानी कि 324 जो आर्टिकल है उसमें निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, इसके बारे में वर्णन है। और 325 में अगर हम देखें तो किसी भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। और इसी प्रकार 326, 27, 28 तक हम देखें तो जो वर्णन है वो किसका वर्णन है, चुनाव आयोग यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में दिया गया है। तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है और किस आर्टिकल के माध्यम से सार्वभौमिक मताधिकार का जो प्रावधान किया गया है वो दिया गया है। और आपको पता होगा मित्रों कि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ है उसके माध्यम से जो सभी लोग हैं उनको जो उम्र है वोट देने की वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगली बात देखते हैं हम राज्यसभा नहीं राज्यभाषा, सॉरी, क्योंकि स्टेट ऑफ काउंसिल तो हमने देख लिया कि 18 आर्टिकल में है और 79 में जो संसद है और 81 में क्या है, 81 में पीपल्स हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा का वर्णन दिया गया है। तो अब देखते हैं हम जो राजभाषा है, स्टेट की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी और कौन से आर्टिकल के माध्यम से दी गई है उसको हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 में जो दी गई है वो हमारी भाषा दी गई है हिंदी और लिपि कौन सी दी गई है, देवनागरी। कौन सी दी गई लिपि, देवनागरी। तो राज्य की जो भाषा है राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन जो कानून की भाषा है जो भी काम में ली जाएगी वो इंग्लिश ली जाएगी और हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है। लिपि देवनागरी होगी जो आर्टिकल 343 में दिया गया है।
14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगली बात देखते हैं हम, जो इमरजेंसी है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि 3 प्रकार की जो इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जाती है, तो वो कौन कौन से प्रकार की, कौन कौन से आर्टिकल में, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आपातकाल की जो प्रक्रिया है ना, ये जर्मनी के संविधान से ली गई है, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूँ। तो आर्टिकल 352 यानी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन दिया गया है कि यानी कि देश में जो आपातकाल लगाया जाता है वो राष्ट्रीय आपदा हो जाती है, देश पर किसी दूसरे देश का आक्रमण हो जाता है तो उस, या युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो उस समय पर, यानी कि उस टाइम पर हम लगाते हैं, वो आर्टिकल 352 के तहत जो लगाया जाता है वो आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल ये जो लगाया जाता है उसको 1 महीने के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद दोबारा क्या करनी पड़ती है, इसको पुनर्वो करनी पड़ती है, यानी कि इससे वो लेनी पड़ती है, संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है, तब जाके इसको दोबारा रिन्यू रखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है उसकी वैलिडिटी 1 महीने के बाद में इसमें लेनी पड़ती है। इसके बाद में आर्टिकल 356 जो देखते हैं हम, उसमें राष्ट्रपति का शासन है। राष्ट्रपति शासन का मतलब हुआ कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार अपनी स्थिति ऐसी नहीं है कि शासन चला रही है, सरकार चला नहीं सकती, और राज्य में स्थिति बहुत ही खराब है, तो वहाँ का जो राज्यपाल होता है, जहाँ वहाँ का जो गवर्नर होता है, वह गवर्नर उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस सूचना के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। पूरा शासन अपने हाथ में हथियार लेता है, अपने हाथ में ले लेता है राष्ट्रपति, और अपने हिसाब से नीतियाँ कानून बनाता है। तो इस प्रकार जो राज्य में स्थिति विपरीत हो जाती है तब ये लगाया जाता है, और इसमें 6 महीने के बाद में इसको दोबारा यानी कि दोबारा संसद से अनुमति लेके लगाना होता है। तो हमने देखा आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात कह सकते हैं इसको, अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है, युद्ध, आपदा या राष्ट्रीय विद्रोह के टाइम इसको लगाया जाता है। और अब देखते हैं हम आर्टिकल 360, आर्टिकल 316, जो आर्टिकल 316 है, इसमें दी गई है फाइनेंशियल आपातकाल यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन है, जो कि हमारे देश में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। एक बार बनी थी लेकिन उस टाइम लगाया नहीं गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1991 के टाइम पे जब हमने वैश्वीकरण को अपनाया, हमने LPG की जो नीतियां हैं उसको अपनाया, खुलेपन की नीति को अपनाया, दूसरे देशों की जो कंपनियां उनको हमारे देश में आने के लिए इनवाइट किया गया, तो उस टाइम पे ज़रूर फाइनेंशियल स्थिति आई, लेकिन बट उस टाइम पे भी आर्टिकल 316 यानी 360 जो वित्तीय आपातकाल है उसका प्रयोग नहीं किया गया था, और आज तक किया भी नहीं गया है, और भविष्य में ना ही हो तो बढ़िया है, बेहतर है। अगली बात देखते हैं हम संविधान संशोधन। जो संविधान में मेन चीज़ होती है कि जिस प्रकार से सिनेरियो बदल रहा है, तो उस हिसाब से हमारे संविधान में क्या कि अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, संविधान में संशोधन की ज़रूरत होती है, बदलना पड़ता है, कुछ कुछ नीतियाँ नहीं करनी पड़ती है। तो यह जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 368 एक महत्वपूर्ण जो हमारा कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और इसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत थी, और इसके माध्यम से हम किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं, उसकी जो शैली है उसको बदल सकते हैं। हालांकि हम मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, और इसके लिए एक कोशिश की गई थी उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस टाइम पे आर्टिकल जो 368 है उसमें कुछ नीतियाँ दी गई थी कि इसमें लिखा गया था कि किसी भी प्रकार यानी कि सरकार क्या नहीं बदल सकती, किसी भी अनुच्छेद में या किसी में भी क्या नहीं कर सकती, संशोधन, इतना संशोधन नहीं कर सकती कि जिससे पूरी शैली ही बदल जाए। वो आर्टिकल 13 यानी कि आर्टिकल जो 13 है उसमें इसके संबंधी प्रावधान था, और उसमें 3 ही पैरा थे, लेकिन एक पैरा और जोड़ा उसमें आर्टिकल 13 में एक पैरा जोड़ के ये कर दिया गया कि जो 368 की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 डाल के ऐसा कर दिया कि संशोधन किया जा सकता है, और सरकार अगर जिसकी है उसके हिसाब से ही कानून बनाए जाएंगे या किया जाएगा। उसमें बहुमत यानी संसद में जिसका बहुमत होगा वो अमेंडमेंट बिल्कुल कर सकता है इसमें, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से बहुमत लेना पड़ता है। फिर राष्ट्रपति की प्रक्रिया तो ऐसी होती है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा अपना व्यू दे देती है तो इसके बाद में वह साइन कर देते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट वीडियो था, और कुछ ही चंद मिनटों में हमने यह जानकारी ले ली है, और जो हम बोल रहे थे कि 25 मिनट लगेगी उससे भी कम समय में हमने यह जानकारी
गृहीत कर ली है तो मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके माध्यम से हमने मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनको समझा है, जो कि हमने तुलनात्मक रूप में इसका अध्ययन करने की कोशिश की है, वो कि हमने कम समय में यह जानकारी ली है। हालांकि मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं ऐसे वीडियो अब लाता रहूँगा 1-2 दिन में, जो जैसे भी टाइम मिलेगा। तो इस हिसाब से हम जो संविधान का सिनेरियो है, अनुच्छेद संबंधी बातें हमने आज पढ़ी है, संशोधन संबंधी एक वीडियो हम लेके आएंगे। ऐसे हम मुख्य जो टॉपिक है, मुख्य जो कि आपको सभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम दे, तो ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे वीडियो अधिक से अधिक लेके आएँ। ठीक है, धन्यवाद।